शुरुआत करते हैं अगस्त 1945 से। दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म ही होने वाला था। जर्मनी और जापान हार के करीब थे और ऐसे में हमारे भारतीय राष्ट्रवादी नेता, जिन्हें हम सब प्यार से नेताजी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस, वो अपनी आज़ादी की लड़ाई को रुकने नहीं देना चाहते थे। वो सोवियत संघ के साथ एक नए गठबंधन की तलाश में थे। हालात बेहद तनावपूर्ण थे, दाव बहुत ऊंचे थे। आज के इस विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक मोड़ और उस अनसुलझे रहस्य की गहराई में जाएंगे जिसने दशकों से हम सबको उलझा कर रखा है। तो आज की इस चर्चा में हम इन अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। वो आखिरी उड़ान, संदेह का जन्म, साजिश की अलग अलग कहानियां, दशकों तक चली जांच और आखिर में डीक्लासिफाइड फाइलें और उनका निष्कर्ष। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस आखिरी उड़ान की। समय था अगस्त 1945। 17 और 18 अगस्त के वो 2 दिन सच में बहुत आपाधापी भरे थे। 17 अगस्त को जब नेताजी साइगोन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस भारी बॉम्बर विमान में उन्हें जाना है उसमें सिर्फ 2 लोगों की जगह बची है। उन्होंने अपने भरोसेमंद साथी कर्नल हबीबुर रहमान को साथ लिया। मंचकुको की तरफ जाने के लिए इस मित्सुबिशी बॉम्बर से हथियार हटाकर इसे हल्का किया गया था। फिर 18 अगस्त को ताइहोकू में ईंधन भरने के बाद जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, महज कुछ ही मिनटों बाद एक जोरदार धमाका हुआ। विमान का बायां इंजन फट गया था, प्लेन ने संतुलन खोया और वो पूरी तरह क्रैश हो गया। ये सच में एक बहुत दर्दनाक हादसा था। हैरानी की बात यह थी कि शुरुआती क्रैश में नेताजी और हबीबुर रहमान बच गए थे क्योंकि वो विमान में पीछे की तरफ बैठे थे। लेकिन मुश्किल ये थी कि बाहर निकलने का पिछला दरवाजा जाम हो गया था। उन्हें धधकती आग के बीच से सामने की तरफ से बाहर निकलना पड़ा। गैसोलीन से पूरी तरह भीगे होने के कारण नेताजी बहुत गंभीर रूप से झुलस गए। हबीबुर रहमान उन्हें तुरंत पास के नामोनो मिलिट्री अस्पताल ले गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ ही घंटों बाद उनका निधन हो गया। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे देश आज तक पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में संदेह पैदा कैसे हुआ और इसकी जड़ें जुड़ी हैं लाल किले के मुकदमों से। 25,000! जी हां, ब्रिटिश सेना ने आजाद हिंद फौज के इतने सारे सैनिकों को बंदी बना लिया था। लेकिन नवंबर 1945 में लाल किले में जो बहुचर्चित मुकदमा हुआ, उसके लिए इन 25,000 में से सिर्फ 3 सैनिकों को चुना गया। अंग्रेजों का मकसद साफ था, पूरी दुनिया के सामने इन्हें देशद्रोही साबित करना। जिन 3 अधिकारियों पर यह मुकदमा चला वो थे कैप्टन प्रेम कुमार सहगल, जो एक हिंदू थे, कैप्टन शाह नवाज खान, जो मुस्लिम थे, और लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लो, जो एक सिख थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इनका ये अलग अलग बैकग्राउंड असल में आज़ाद हिंद फौज की अटूट धार्मिक एकता को दिखा रहा था। अंग्रेज चाहे जो भी साबित करना चाहते हों, लेकिन पूरे देश ने इन तीनों में भारत की अखंडता देखी और रातों रात ये तीनों राष्ट्रीय नायक बन गए। और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, अंग्रेजों का ये दाव उन पर ही भारी पड़ गया। उन्हें लगा था कि जनता इन्हें गद्दार मानेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। देश एकजुट हो गया। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू समेत कई बड़े नेताओं को एक रक्षा समिति बनानी पड़ी। जनता का दबाव इतना भयानक था कि अंग्रेजों को मजबूरन इन सैनिकों को रिहा करना पड़ा। और जानते हैं, इन्हीं मुकदमों के दौरान नेताजी के संघर्ष की असली कहानी पहली बार खुलकर देश के सामने आई थी। अब जरा सोचिए, लोगों के मन में शक गहराया क्यों? दरअसल नेताजी की छवि किसी सुपर हीरो से कम नहीं थी। वो कई बार चकमा देकर, भेस बदलकर दुश्मनों की आंखों में धूल झोंक चुके थे। लोगों को लगने लगा कि जो इंसान इतनी बार बच निकला वो मौत को भी चकमा दे सकता है। ऊपर से न तो कोई डेड बॉडी की तस्वीर थी, न ही कोई ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट। सारी कहानी सिर्फ एक चश्मदीद हबीबुर रहमान के बयान पर टिकी थी। यही वजह है कि शुरुआत में महात्मा गांधी से लेकर आम जनता तक किसी को भी नेताजी के निधन की बात पर यकीन नहीं हुआ। यहीं से जन्म होता है हमारी चर्चा के तीसरे हिस्से का, साजिश की कहानियां, मिथक और किंवदंतियां जो इस क्रैश के बाद फैलनी शुरू हुईं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि लोगों ने कैसे कैसे दावे किए। किसी ने कहा कि बंगाल के शॉलमारी बाबा ही नेताजी हैं। कुछ थियरीज में तो यहां तक दावा किया गया कि वो रूस पहुंच गए थे और सोवियत संघ की जेलों में कैद हैं ताकि भारत सरकार को ब्लैकमेल किया जा सके। सबसे मजे की बात तो ये है कि ये सारी शुरुआती कहानियां इस गलतफहमी पर टिकी थी कि नेताजी और नेहरू जी कट्टर दुश्मन थे, जबकि असलियत में दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। फिर सामने आती है सबसे ज्यादा चर्चा में रही गुमनामी बाबा की थ्योरी। इसके दावे तो और भी हैरान करने वाले हैं।
कहा गया कि 1952 के कोरियाई युद्ध में उन्होंने सेना का नेतृत्व किया, फिर 1962 में चीन की तरफ से भारत के खिलाफ लड़े, 1969 में वियतनाम युद्ध का हिस्सा बने और 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली मुक्ति वाहिनी का भी मार्गदर्शन किया। जरा सोचिए, एक ही इंसान के लिए इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का हिस्सा होना क्या व्यावहारिक रूप से मुमकिन है? ये दावे सुनने में ही बिल्कुल तथ्यहीन और बेतुके लगते हैं। यहाँ एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल सवाल उठता है। कोई भी ऐसा नेता जिसने अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ देश की आज़ादी के लिए दांव पर लगा दिया हो, वो दशकों तक अपनी ही पहचान छुपाकर एक गुमनाम सन्यासी बनकर क्यों रहेगा? इसके पीछे कोई भी ठोस वजह या तर्क नजर ही नहीं आता। तो इन अफवाहों के बीच सच क्या है? आइए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, दशकों तक चली जांच और सच्चाई की तलाश। अगर हम आधिकारिक जांचों की बात करें तो 1946 की ब्रिटिश फिगेज रिपोर्ट से लेकर 1956 की शाहनवाज समिति और 1974 के खोसला आयोग तक कई अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र कमिटियों ने बिल्कुल एक ही बात कही कि विमान दुर्घटना सच में हुई थी। इस क्रैश को खारिज किया तो सिर्फ एक ने, और वो था 2005 का मुखर्जी आयोग। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अस्पताल के डॉक्टरों, क्रैश में बाल बाल बचे बाकी जापानी अधिकारियों और वहां मौजूद चश्मदीदों की गवाहियों ने बार बार ताइहो को एयरपोर्ट और अस्पताल की घटनाओं को कंफर्म किया है। अस्पताल के रिकॉर्ड्स और डॉक्टरों के बयान एक बहुत ही ठोस सच्चाई बयां करते हैं, जो उन मनगढ़ंत साजिशों से मीलों दूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुखर्जी आयोग ने क्रैश को क्यों नकारा। दरअसल उन्होंने 55 साल बाद अस्पताल में मृत्यु प्रमाण पत्र न मिलने को आधार बनाया। लेकिन इस आयोग की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उन्होंने क्रैश को तो खारिज कर दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि अगर क्रैश नहीं हुआ तो फिर आखिर हुआ क्या था। उनके पास कोई वैकल्पिक थ्योरी नहीं थी। बिना किसी दूसरी ठोस कहानी के सिर्फ क्रैश को नकार देने की वजह से ही भारतीय संसद ने भी इस रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया था। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं, डिक्लासिफाइड फाइलें और इस पूरे रहस्य का अंतिम फैसला। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए समय समय पर कई सरकारों ने कोशिशें की हैं। 1997 में देवगौड़ा सरकार, 2012 में मनमोहन सिंह सरकार और फिर 2016 में मोदी सरकार ने हजारों सीक्रेट फाइलें सार्वजनिक की। इन्हीं में से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की एक बहुत ही अहम रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने अपनी स्वतंत्र जांच के बाद इस बात पर मुहर लगा दी थी कि विमान दुर्घटना वास्तव में हुई थी। लेकिन हाँ, एक शक की गुंजाइश आज भी बाकी है और वो जुड़ी है जापान सरकार से। जापान ने क्रैश की पुष्टि करने वाली अपनी 2 गुप्त फाइलें तो सार्वजनिक कर दी, लेकिन 3 फाइलें आज भी दबाकर रखी गई हैं। इसी से ये शक पैदा होता है कि क्या विमान में जगह की कमी का महज एक बहाना था? क्या जानबूझकर नेताजी के बाकी साथियों को उस उड़ान से दूर रखा गया था? ये सवाल आज भी जांचकर्ताओं को सोचने पर मजबूर करता है। इन सब के बीच नेताजी के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस का एक बयान बहुत मायने रखता है। उनका स्पष्ट मानना है कि ऐसी बेबुनियाद अफवाहें और साजिश की कहानियां फैलाना असल में नेताजी जैसे महान नायक का अपमान है। आपको ये भी बता दें कि 2002 में अदालत के आदेश पर हुए डीएनए टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट ने भी गुमनामी बाबा वाली थ्योरी को पूरी तरह से और हमेशा के लिए खारिज कर दिया था। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने है। बिना किसी सनसनीखेज अफवाह में पड़े हम अपने ऐतिहासिक नायकों की असली विरासत को कैसे सहेज सकते हैं? शायद रहस्य और कल्पनाओं की कहानियों में उलझने के बजाय उनके वास्तविक संघर्षों, उनके साहस और उनके विचारों से प्रेरणा लेना ही उन्हें हमारी सच्ची और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।